Hello friends, today you are going to learn the chapter first of science 1, that is gravitation, and it is asked for 3 marks with option 5 marks. So let's go to the computer screen. Now gravitation. So we'll see which topics you are going to learn. The first is gravitation and gravitational force. Second is Earth's gravitational force. Third is circular motion and centripetal force. Fourth is Kepler's law. Fifth is Newton's universal law of gravitation. Earth's gravitational acceleration. Seventh is mass and weight. Then free fall, and the last one is the escape velocity. So there are these 9 topics here you are going to learn in this chapter, gravitation. So we'll see the first topic now, that is gravitation and gravitational force. Now gravitation. What is meant by gravitation? So gravitation is the force of attraction between any two bodies in the universe. Bodies means objects. So यूनिवर्स में कौन से भी दो ऑब्जेक्ट है उन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, एंड दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड द ग्रेविटेशन. अभी यहाँ पे दो लड़के हैं, वन इज हियर एंड अनदर इज हियर ऑन द अर्थ. इन दोनों में ग्रेविटेशन है और वी कैन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. अगर इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो व्हाई दे डू नॉट कोलाइड ईच अदर? बिकॉज ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी वीक कंपेयर टू अदर फोर्स एक्ट्स ऑन देम. इन दोनों में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? सपोज दिस इज द अर्थ. इन दोनों में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? इन दोनों में है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थ का, और इसकी वजह से कंपेयर टू अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों का जो है, इन दोनों में जो ग्रेविटेशन है वो बहुत वीक है, इसलिए ये एक के ऊपर कोलाइड नहीं होते. एंड वन मोर थिंग इज देयर, सपोज वन प्लैनेट इज हियर इन द यूनिवर्स एंड अनदर प्लैनेट इज हियर. इन दोनों में ही ग्रेविटेशन है और वी कैन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये दोनों कोलाइड क्यों नहीं होते? बिकॉज ड्यू टू द वेरी लार्ज डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन. जितना ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे रहेगा? वेरी वीक. सो what is mean by gravitation? So gravitation means the force of attraction between any two bodies. Next we'll see gravitational force. So what is mean by gravitational force? अभी देखो, every object in the universe attracts every other object with a force. यूनिवर्स में कौन सा भी ऑब्जेक्ट है दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, और जिस फोर्स से अट्रैक्ट करता है इज दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. दिस फोर्स इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स. यहाँ पे अर्थ है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है. ये ऑब्जेक्ट को अर्थ क्या करेगी? इट पुल्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, और जिस फोर्स से वो पुल करेगी वो फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. गेटिंग दिस? So what is meant by gravitational force? Every object in the universe attracts every other object with a force. This force is called the gravitational force. Now we'll see Earth's gravitational force. So Earth attracts all the objects at or around the surface of the Earth, and that force is called the Earth's gravitational force. यहाँ पे एप्पल है तो एप्पल को वो अपनी तरफ खींच लेती है. So that is the which force? That is the gravitational force of earth. Next, the attraction is towards the center of the earth. और ये जो अर्थ का अट्रैक्शन जो रहता है ना, इट इज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. दिस ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रहता है इट इज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. देखो अभी यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, सपोज ये ऑब्जेक्ट है. ये ऑब्जेक्ट को ये अर्थ क्या करेगी? इट विल pull this object towards itself, and that object will fall on the earth. So where that object will fall? In which place? Here or here or here? So how to find the place? Draw the line between center of the object and center of the earth. Okay, so at this place this object will fall. Suppose एक
एक और ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो कहाँ पे आएगा वो? अर्थ पे गिरेगा तो कहाँ पे गिरेगा? तो यहाँ से, बिकॉज दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो इसको परपेंडिकुलर मीन्स यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट फॉल करेगा। ओके, सो अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे फॉल करेगा वो। ओके, सो द अट्रैक्शन इज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट, ड्यू टू दिस फोर्स ऑल ऑब्जेक्ट्स फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड्स ऑन द अर्थ। जो सब ऑब्जेक्ट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स ऑन द अर्थ। अभी वन क्वेश्चन विल अराइज, दिस moon is also attracted by the earth. Why then the moon doesn't fall on the earth? ये जो मून है अर्थ के ऊपर क्यों नहीं गिरता है, यहाँ पे क्यों नहीं आता है? बिकॉज दिस मून हैज इट्स ओन वेलोसिटी। ये मून को खुद की वेलोसिटी रहती है। द मून हैज इट्स ओन वेलोसिटी, और वो वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसी रहती है, दैट इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। इसको परपेंडिकुलर रहता है। इसलिए ये जो मून है, एक्चुअली मून को ये अर्थ अट्रैक्ट करती है, लेकिन ये अट्रैक्शन जो है वीक है, और वी कैन से ये बहुत डिस्टेंस ज़्यादा है, और ये मून को वेलोसिटी है, इसलिए वो इसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर तो फिर एप्पल क्यों गिरता है? तो दिस एप्पल डजंट हैव द वेलोसिटी। अगर इसको वेलोसिटी ज़्यादा रहती, बहुत ज़्यादा रहती, तो ये अर्थ पे नहीं आता, ये अर्थ के बाहर स्पेस में चला जाता। सो इट इज डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी। गेटिंग दिस? नाउ विल सी सर्कुलर मोशन। सो व्हाट इज मीन बाय सर्कुलर मोशन? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, इट्स मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। एक ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में मूव हो रहा है तो दैट मोशन इज कॉल्ड द सर्कुलर मोशन। यहाँ पे स्टोन है और स्टोन का मूवमेंट सर्कुलर में है, तो उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। देन नेक्स्ट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। सो व्हाट इज मीन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स? द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कल डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। मीन्स जो फोर्स है उसका डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल होगा, तो दैट फोर्स इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पे कैसे देखो, यहाँ पे एक लड़की खड़ी है और उसके हाथ में एक स्ट्रिंग है, और इस स्ट्रिंग का एक एंड जो है यहाँ पे स्टोन है, और स्टोन को वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है। ओके, सो ये स्टोन सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, और लेकिन उसके हाथ में जो स्ट्रिंग है ना, उस स्ट्रिंग से उसको क्या करती है, वो फोर्स लगाती है, तो उस फोर्स का डायरेक्शन इज टूवर्ड्स द सेंटर। तो इस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पे देखो, ये जो फोर्स है उसका, ये फोर्स का डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द सेंटर, सो इट इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज ऑल्सो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, वो भी सेंट्रीपिटल फोर्स है। नाउ विल सी न्यू कंसेप्ट हियर, दैट इज इलिप्स। सो this is the ellipse in blue color. This figure is called the ellipse. An ellipse is the curve obtained when a cone is cut by an inclined plane. Inclined plane का मतलब क्या है कि ऐसे ये जो प्लेन है उसको थोड़ा सा इंक्लाइन किया। इंक्लाइन का मतलब है थोड़ा सा स्लांट किया, और स्लांट करके अगर ये कोन को कट कर दिया, तो कट करने के बाद ये जो फिगर मिलती है, दिस फिगर इज कॉल्ड द इलिप्स। ओके, एंड ये जो इलिप्स है, इट हैज टू फोकल पॉइंट्स। देखो जो ब्लू कलर में है ना, दैट इज द इलिप्स, और उसको ये दो फोकल पॉइंट्स है, एक का नाम दिया है F1 और दूसरा का नाम है F2। सो इसमें कंसेप्ट क्या है, अच्छी तरह से देख लो। दिस कंसेप्ट कैन बी आस्क्ड फॉर 1 मार्क्स। अगर यहाँ पे इलिप्स के ऊपर कोई पॉइंट्स है, यहाँ पे 3 पॉइंट्स है, सी पॉइंट A इज हियर, पॉइंट B इज हियर एंड पॉइंट C इज हियर। अगर इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A टू द F1 एंड फ्रॉम पॉइंट A टू द F2, ये दोनों डिस्टेंस का अगर सम लिया, ये इस दोनों का सम लिया, मीन्स AF1 प्लस AF2, AF1 प्लस AF2। नेक्स्ट पॉइंट B, और दिस B फ्रॉम B टू F1 एंड B टू F2, ये दोनों डिस्टेंस का सम लिया,
BF1 प्लस BF2 और तीसरा सम CF1 प्लस CF2। ये तीनों जो सम आते हैं दे आर इक्वल। और यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट लिया D। अगर ये D से DF1 एंड DF2 ये भी डिस्टेंस का जो सम है वो सम इनसे इक्वल रहेगा। तो AF1 प्लस AF2 इज इक्वल टू BF1 प्लस BF2 इज इक्वल टू CF1 प्लस CF2। नाउ विल सी केपलर्स लॉ। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। लास्ट टाइम के बोर्ड एग्जाम में इसके ऊपर 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था, राइट द केपलर्स लॉ। तो यहाँ पे ये इलिप्स है, लास्ट टाइम हमने देखा था। एंड इलिप्स हैज 2 फोकल पॉइंट्स, वन इज हियर एंड अनदर इज हियर। तो एक फोकल पॉइंट के ऊपर ये सन है और ये जो इलिप्स है, इलिप्स ये ऑर्बिट है, इलिप्टिकल ऑर्बिट ये प्लैनेट का, ये ए इज द प्लैनेट और उसका ये ऑर्बिट है। तो यहाँ से ये प्लैनेट ऐसे मूव होता है अराउंड दिस सन, ओके, रिवॉल्व करता है अराउंड दिस सन ये ऑर्बिट में, ओके। नाउ व्हाट इज द केपलर्स फर्स्ट लॉ? द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स विथ सन एट वन ऑफ द फोकाई। मीन्स जो प्लैनेट का जो ऑर्बिट है, जो मोमेंट का जो पाथ है, ये ऑर्बिट वो इलिप्स जैसे रहता है। मीन्स इट इज एन इलिप्स विथ सन एट वन ऑफ द फोकाई। और वो जो सन रहता है वो सेंटर में यहाँ पे नहीं रहता है, तो एक फोकाई पे रहता है, यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे, तो यहाँ पे दिया है सेंटर। तो इसका मतलब है ये जो प्लैनेट का, जब प्लैनेट यहाँ पे आता है तो ये डिस्टेंस, और जब प्लैनेट यहाँ पे आता है ये डिस्टेंस, इफ यू सी तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज 2 डिस्टेंसेस। ये डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस ज़्यादा है। सो व्हाट इज द फर्स्ट लॉ? द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। सेकेंड लॉ, केपलर सेकेंड लॉ। व्हाट इज केपलर सेकेंड लॉ? सी क्लियरली अंडरस्टैंड कर लो ये सेकेंड लॉ। द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इसका मतलब है ये जो प्लैनेट और सन के बीच में, अगर देखो यहाँ पे सन है और यहाँ पे प्लैनेट है, अगर हमने ऐसा कंसिडर किया कि यहाँ पे एक लाइन है, और जब कुछ टाइम में, अगर सपोज हम लोग बोल सकते हैं अगर 1 मंथ में अगर यहाँ से ये प्लैनेट यहाँ तक गया, तो यहाँ फ्रॉम A to B इट टेक्स 1 मंथ। और कितना एरिया कवर किया? अगर द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स दिस एरिया, यहाँ से यहाँ तक ये ब्लू एरिया, ये एरिया उसने कवर किया कितने? 1 मंथ में। अगर 1 मंथ में इतना एरिया कवर किया फ्रॉम A to B। सेम थिंग फ्रॉम 1 मंथ में C to D इतना टाइम लगा, फ्रॉम C to D 1 मंथ इतना टाइम लगा, तो उस C to D कितना एरिया कवर किया? अगर यहाँ से ये लाइन स्वीप किया यहाँ से यहाँ तक, तो ये एरिया कवर कर दिया। तो ये एरिया और ये एरिया, ये दोनों एरिया कैसे रहते हैं? इक्वल रहते हैं। और उनका ये जो टाइम है, ये टाइम कितना है? अगर सपोज 1 मंथ है, इसको भी कितना है? 1 मंथ। तो दोनों 1 मंथ में सेम एरिया उन्होंने कवर किया। ओके, सो दिस इज द सेकेंड लॉ। अगर इफ यू सी हियर, ये जो डिस्टेंस है ये ज़्यादा दिखता है और ये जो डिस्टेंस है ये कम दिखता है। तो यही हमको यहाँ पे देखने का है कि अगर डिस्टेंस ज़्यादा है लेकिन यहाँ इसको जो टाइम लगता है, ये टाइम और ये टाइम अगर सेम है, तो ये जो एरिया जो कवर किया है वो भी इक्वल रहते हैं। द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स। The straight line AS and CAC sweeps equal area in equal interval of time, that is area ASB and CSD are equal. ये दोनों एरिया इक्वल है। What is the third law? Third law is the square of its period of revolution around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance of a planet from the sun. Means एक प्लैनेट को एक रिवॉल्यूशन पूरा करने के लिए जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं पीरियड। सपोज इट इज T, जितना टाइम लगता है वो जो टाइम है और वो जो पीरियड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है इनवर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी ऑल्सो इंक्रीज, अगर एक क्वांटिटी कम होगी
डिक्रीज होगी तो दूसरी क्वांटिटीज ऑल्सो डिक्रीजेस, दैट इज कॉल्ड द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. सो ये जो पीरियड है, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस. ये जो डिस्टेंस है ना, अभी इफ यू सी हियर, ये डिस्टेंस कम लग रहा है और ये डिस्टेंस ज़्यादा लग रहा है. तो ये सब डिस्टेंस का अगर हमने मीन लिया, मीन का मतलब क्या है, उसका एवरेज डिस्टेंस लिया, तो एवरेज डिस्टेंस का क्यूब एंड ये जो पीरियड है, पीरियड का स्क्वायर, ये दोनों कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. दैट मीन्स सी हियर टी मीन्स पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन, दैट टी स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द पीरियड रिवॉल्यूशन इज डायरेक्टली, ये अल्फा साइन है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर मीन्स द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन. आर क्या है, ये डिस्टेंस है, यहाँ पे आर कम है और यहाँ पे आर ज़्यादा है, तो उसका एवरेज डिस्टेंस का क्यूब, ये दोनों कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. दैट इज टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट मीन्स के. रिमेंबर दिस इक्वेशन, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के. ओके, so these are the three laws. First law is Kepler's first law. What is the first law? The orbit of a planet is an ellipse with the sun at one of the foci. Second is the line joining the planet and the sun. The line joining the planet and the sun sweeps equal areas, ये area और A area, equal areas in equal intervals of time. And what is the third law? The square of its period of revolution. Period of revolution means time of revolution, उसका square around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance of a planet from the sun. ये तीन लॉ बाय हार्ट करने के, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए पूछा था लास्ट टाइम, 3 मार्क्स. यूज योर ब्रेन पावर. इफ द एरिया ESF इन फिगर इज इक्वल टू द एरिया ASB, मीन्स ESF ये एरिया that is equal to the area ASB, ये एरिया ASB, ये एरिया और ये एरिया दोनों एरिया इक्वल है, then what will you infer about EF? तो EF के बारे में आप क्या बता सकते हैं? तो EF के बारे में मीन्स जो टाइम टेकन फ्रॉम E to F, दिस टाइम टेकन फ्रॉम E to F इज इक्वल टू द टाइम टेकन फ्रॉम A to B. इसका आंसर रहेगा. मीन्स ये जो प्लैनेट को E से F तक जाने के लिए जितना टाइम लगेगा, वो टाइम किससे इक्वल रहेगा? A to B तक जाने के लिए जो टाइम लगेगा उससे वो इक्वल रहेगा. द टाइम टेकन बाय द प्लैनेट टू मूव फ्रॉम E to F इक्वल्स द टाइम टेकन बाय द प्लैनेट टू मूव फ्रॉम A to B. नाउ विल सी न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ये जो कॉन्सेप्ट है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये किसके लिए है? तो कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स. तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स मीन्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज. तो दो बॉडी में कितना फोर्स है वो निकालने के लिए ये कॉन्सेप्ट है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ डेफिनाइट फोर्स. दिस फोर्स इज, सी हियर, दिस फोर्स इज directly proportional to the product of masses of the two objects. मीन्स जो फोर्स है वो फोर्स कैसे रहता है? दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट. जो दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट का जो मास है, दोनों मास का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू. और किससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. उनका जो डिस्टेंस है, उन जो डिस्टेंस का स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है, अगर यू नो दैट इफ वन क्वांटिटी इज इंक्रीजेस अनदर क्वांटिटी इज डिक्रीजेस. यहाँ पे मैंने पहले बताया था कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा? कम रहेगा. Okay, now here this force is inversely proportional to, means ये force कैसे रहता है? Inversely proportional to the square of the distance between them. तो जितना जो distance का square है उससे inversely proportional रहेगा, means उतना कम रहेगा. देखो, this force is directly proportional to the product of the masses of two objects and is inversely proportional to the
square of the distance between them. Let m1 and m2 are the masses of two objects and the distance between their centers be d. देखो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, इन दो ऑब्जेक्ट का एक का मास है m1 और दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका मास है m2, और इन दोनों का जो डिस्टेंस है, सेंटर से डिस्टेंस काउंट करते हैं, ये जो दोनों का डिस्टेंस है स्मॉल d. ओके, अभी हमको इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स है, एंड इट इज डिनोटेड बाय F. तो ये जो F है वो F कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो बाय द न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये जो F है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स. मीन्स जो मास है m1 और m2, इनका हमको क्या लेने का है? प्रोडक्ट. एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, किससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. और डिस्टेंस कौन सा लिया है? d लिया है, तो d का स्क्वायर. सो द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the two objects will be given by F is, ये proportion का sign, directly proportional to the product of the masses, means m1 into m2, and inversely means divided by, and inversely proportional to the square of the distance between them. So F directly proportional to m1 m2 and inversely proportional to d square. समझ लो, अगर मास बढ़ गया, if मास बढ़ेगा तो ये फोर्स बढ़ेगा, अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा. ओके, सो ये प्रोपोर्शन का साइन है. अगर इक्वल टू का साइन लेने का यहाँ पे, तो हमने लर्न किया है इक्वल टू साइन लेने के लिए हमको कांस्टेंट लेना पड़ता है. तो यहाँ पे हम लोग जनरली कांस्टेंट के लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट कौन सा लिया है? जी लिया है. जी इज द कांस्टेंट. ओके, so F is equal to G into m1 into m2 upon d square, and this G is called the gravitational constant. It is also known as universal constant. So ये formula है to find the force between, gravitational force between two objects. So कैसे calculate करते हैं? F is equal to capital G into m1 into m2 upon d square. Okay, so question is asked in the exam, state the Newton's universal law of gravitation and express it in mathematical form, and it can be asked for 2 or 3 marks. Okay, so you will have to write the Newton's universal law of gravitation. This one, what is that? Every object in the universe attracts every other object with a definite force, and this force is directly proportional to the product of the masses of two objects and inversely proportional to the square of the distance between them. So F is equal to G m1 m2 upon d square, and this G is called the gravitational constant. Now see here, some questions are here. First is, if the mass of one object is double, अगर ये जो m की वैल्यू अगर डबल कर दी, किसी एक मास की m1 की वैल्यू अगर डबल कर दी, तो फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट ऑल्सो, ये फोर्स कितना होगा? अगर मास डबल कर दिया, और यू नो दैट ये फोर्स एंड मासेस, प्रोडक्ट ऑफ मासेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इसका मतलब अगर मास डबल कर दिया, तो ये एक का मास डबल कर दिया तो ये फोर्स क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा. तो आंसर विल बी द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो डबल. देन इफ द डिस्टेंस इज डबल, अगर ये डिस्टेंस डबल कर दिया, 2d कर दिया, d की जगह पे अगर 2d कर दिया, तो फोर्स डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा? तो 2d, तो d का स्क्वायर और 2d का स्क्वायर क्या आएगा? 4d स्क्वायर आएगा. तो यहाँ पे कैसे आएगा? g m1 m2 अपॉन 4d स्क्वायर, क्योंकि d डबल कर दिया और यहाँ पे d का स्क्वायर है, तो हमको 2d का स्क्वायर लेना पड़ेगा. किसका स्क्वायर लेना पड़ेगा हमको? 2d का स्क्वायर लेना पड़ेगा. तो 2 का स्क्वायर आएगा 4 और ये d का स्क्वायर आएगा d स्क्वायर. सो 4d स्क्वायर. सो 4 यहाँ पे नीचे आएगा, तो यहाँ पे 1 अपॉन 4. सो यहाँ पे आंसर, द फोर्स डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 1 अपॉन 4. यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 1 अपॉन 4. ओके, नेक्स्ट, इफ d बिकम्स 3d, इसके जैसा यहाँ पे डबल कर दिया तो यहाँ पे 3d किया, देन राइट f इज इक्वल टू व्हाट? अगर 3d है तो यहाँ पे d का स्क्वायर है, तो 3d का स्क्वायर आएगा 9d स्क्वायर.
सो यहाँ पे आएगा 1/9 और 1/9 Gm1m2/d²। लेकिन ये किसकी वैल्यू है? f की वैल्यू है। सो f इज इक्वल टू 1/9f। दिस कैपिटल F इज इक्वल टू 1/9f। इसका वैल्यू रहेगा इफ D becomes 3D then F becomes 1/9f. The value of G, okay, so this G is the gravitational constant or its value is, keep in mind, value of G in SI unit is 6.673 into 10⁻⁻11 Newton meter square into kg⁻²। लेकिन ये kg⁻² अगर ऐसा नहीं लिखने का है तो यू कैन राइट दिस वे ऑल्सो, न्यूटन एन मीटर स्क्वायर पर, और एक kg⁻² है तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं kg², लेकिन ये डिवाइडेड बाय आना चाहिए, डिवाइडेड बाय, लाइक दिस। सो द वैल्यू ऑफ G इन SI यूनिट इज 6.673 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। लेकिन यहाँ पे कैसे दिया है? kg⁻², क्योंकि ये kg² यहाँ पे डिवाइडेड है। इफ यू शिफ्ट टू द न्यूमरेटर दिस +2 विल बी -2, दैट्स व्हाई इट इज गिवन लाइक दिस। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ G? 6.673 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg⁻² और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। दिस वैल्यू ऑफ G was first experimentally measured by हेनरी कैवेंडिश। इसने पहले ये G का वैल्यू मेजर किया था, याद रखो इसका नाम है हेनरी कैवेंडिश। ओके।